नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूनगो साधना न्यूज़ से आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा। पब्लिक एजेंडा में हम जनता से जुड़ी हुई, आम जनता से जुड़ी हुई, जनमानस से जुड़ी हुई समस्याओं पर चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा निष्कर्ष निकले जिससे जनता जो है संतुष्ट हो। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं वो मुद्दा है 5 वर्ष पूर्व सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना जो है शुरू हुई थी दवाइयों के लिए, उसका लाभ जनता को अभी नहीं मिल पा रहा है। ई पोर्टल पर कुछ और संख्या दर्ज बताई जाती है और काउंटर पर वो दवाएं मिलती नहीं हैं। तो इस विषय पर आज हम हमारे उपस्थित स्टूडियो में उपस्थित मेहमानों से चर्चा करेंगे। मैं उनका आपसे परिचय कराता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार सुनील दत्त तिवारी जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ उपस्थित है महेश चंद्र मालवीय जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ स्काइप पर जुड़े हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता साकेत शर्मा जी, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले शुरुआत में करता हूं साकेत शर्मा जी से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत शर्मा जी, ये जो अभी एक अखबार में रिपोर्ट छपी है जिसके हिसाब से ये जो संख्या बताई जा रही है अलग अलग अस्पतालों में, जेपी अस्पताल, हमीदिया अस्पताल, सुल्तानिया अस्पताल और काटजू अस्पताल, इनमें कि दवाइयाँ जो है ई पोर्टल पर कुछ और संख्या बताई जा रही है और काउंटर पर जो है बहुत कम या नहीं के बराबर दवाइयाँ मिल रही हैं। तो ये क्या कारण हो सकता है? हेलो साकेत शर्मा जी ठीक से जुड़े नहीं हैं, ऐसा लगता है, उनको आवाज़ पहुंच नहीं रही है। तो मैं महेश मालवीय जी के पास आ रहा हूं। महेश मालवीय जी, आप बताएं कि ये अलग अलग संख्या जो है क्या दर्शाती है कि ये सरकार की कहीं ना कहीं कोई पॉलिसी जो है वो या तो फेल हो रही है या अब इसमें कहीं ना कहीं नीचे गड़बड़ी के संकेत मिल रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? सभी दर्शकों को नमस्कार। आदरणीय कानूनगो साहब, आदरणीय तिवारी साहब, निश्चित तौर पे पिछले 2 दिनों से मैं भी भोपाल के प्रमुख समाचार पत्रों में जो मैंने देखा, पढ़ा और मैंने वहाँ चर्चा भी की संबंधित डॉक्टर्स महोदय से, निश्चित तौर पे उन्होंने भी माना कि हाँ, जितना पोर्टल पे दिखाया जा रहा है उतनी दवा वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। मैंने उसके जानने का कारण जानना चाहा कि भाई ऐसा क्यों है, तो उनका ये कहना है कि हमने वर्क ऑर्डर या दवाई सप्लाई करने के लिए ऑर्डर दे चुके हैं। वो जो सप्लाई है वो उसके पाइपलाइन में है, मतलब शीघ्र ही हमको मिल जाएंगी। मेरा ये मानना है कि ये सरकार की कहीं ना कहीं कमी है कि आज जब ये स्थिति हो रही है कि प्रैक्टिकल वहाँ आदि भोपाल के जो 7 बड़े बड़े अस्पताल हैं, हमीदिया अस्पताल, जेपी हॉस्पिटल है, बैरागढ़ का अस्पताल है, सुल्तानिया अस्पताल है, कोलार का सीएचसी है और बैरागढ़ हमारा गांधीनगर का सीएचसी है। ऐसे 7 अस्पताल जो प्रमुख है, वहाँ की जो हालात है, मंडलोई साहब आप कानूनगो साहब आप भी जानते हैं कि कई बार माननीय, चाहे कल के मंत्री हो, चाहे आज के हो या कल होंगे, पर सारे मंत्रियों ने, अधिकारियों ने भरसक प्रयास करने के बाद भी
मैं विशेष तौर से हमीदिया अस्पताल के बारे में बात कर रहा हूँ। वहां की जो व्यवस्था, मरीज यहाँ वहां भटकते रहते हैं, उनकी जो कोई सुनवाई नहीं होती है। मुर्दा घरों में वो स्थिति है कि जब ये पता चला कि 5-5 हजार रुपए के गाड़ी के 10-10 किलोमीटर के लिए मांग रहे हैं, ये स्थिति कोरोना के दौरान हुई। अब मैं मुख्य बात दवाइयों पे आता हूँ। दवाइयों, वहां के जो डीन महोदय हैं, उनको गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन महोदय को जो उनकी टेस्टिंग लैब है, वहां के डॉक्टर ने लिखित में दिया है, जो प्रमुख समाचार पत्र में लिखा है कि उन्होंने लिखित में दिया कि साहब मेरे पास किसी भी टेस्टिंग करने के सारे जो संसाधन है वो खत्म हो चुके हैं, आप यथाशीघ्र। और उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और उनको मजबूरन होकर बाहर से टेस्ट कराना पड़ रहा है। इसी प्रकार का, जैसे उदाहरण बता रहा हूं मैं, जॉइंटिस के टेस्ट है, जॉइंटिस के टेस्ट की वहां सुविधा नहीं है, अल्कनाइन टेस्ट की वहां सुविधा नहीं है, और इवन दो यहां तक है कि जिनको आंखों के ऑपरेशन कराना बुजुर्गों के, उनके आइटम भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, प्रमुख समाचार पत्रों में लिखा है कि कोई सुनवाई नहीं है। मेरा यहाँ मानना है कि जो प्रमुख स्टोर है, स्टोर में जो ईमानदार डॉक्टर है, ईमानदार फार्मासिस्ट है, ईमानदार वार्ड बॉय, ईमानदार टेक्नीशियन है, उनको सबको मैं क्षमा याचना के साथ कहता हूं कि उन बेईमानों के कारण आप भी बदनाम हो रहे हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जो लोग इस तरह के दवाइयों की हेराफेरी में लिप्त हैं, उन लोगों को का पर्दाफाश किया जाए, ताकि गरीब जनता, जो बेसहारा गरीब जनता, जिनके पास कोई भी चीज यानी वो 50 रुपए की दवाई नहीं खरीद सकते, उनके ऊपर ये जो बर्डन आ रहा 50 रुपए का, तो वो अपने बच्चों के कहीं ना कहीं उनके खाद्य सामग्री में से रोक के या माता बहनों से उनके गहने गिरवे रख के और वो दवाई ले रहे हैं। जबकि कानून साहब ने सही कहा कि 5 वर्ष पूर्व सरदार पटेल आयुष्मान योजना लागू की, जिसमें ये एक पोर्टल, ई पोर्टल, जिसको औषधि पोर्टल बोलते हैं, उस पोर्टल में सारी दवाइयां बताई जा रही कि 428 तरह की दवाई, हमीदिया में 234 तरह की दवाई, दूसरे हॉस्पिटल में इतने तरह की दवाई, जेपी हॉस्पिटल में भी जो उन्होंने डाटा दिए हैं, वो वहां के हॉस्पिटल में भी, जेपी हॉस्पिटल में 430 तरह की दवाई है और मिल रही है पोर्टल पर 173। हमीदिया 234 तरह की दवाइयां हैं और मिल रही है आदेश से भी कम। जबकि किसी प्रमुख समाचार पत्र ने तो यहां तक लिखा कि 0/0 कुछ नहीं मिल रहा। सुल्तानिया अस्पताल में 161 जो है उसमें 29 मिल रही है, कोलार में 234 में से 150 मिल रही है, हमारा गांधीनगर में 222 में से 120 में मिल रही है, और हमारा बैरागढ़ में 222 पोर्टल पे अंकित है कि अवेलेबल है, उसके बावजूद 152 तरह की दवाई मिल रही। और काटजू अस्पताल में जो प्रमुख समाचार पत्र लिखा 22 में से 0/0 कुछ नहीं मिल रहा। ये इसके पीछे खेल को समझ लिए हम सरकार के उन आला अफसरों को, उन नेताओं को, माननीय मंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री जी हो, जो ये इस चैनल के माध्यम से ये बात आप तक जाए, और आपने बहुत प्रयास किए, मैं कह रहा हूँ आपने बहुत प्रयास किए। आप हमीदिया अस्पताल में माननीय विश्वास सारंग जी ने कई नकेल कसने की कोशिश करी, प्रभु राम चौधरी जी ने कोशिश करी, माननीय मंत्री महोदय ने, फिर भी वो ढाक के 3 पात वाली बात है। आज वहां मर्जी हो रही है और गरीब जनता वहां परेशान हो रही है। उनको एक एक टेस्ट कराने के 400, 500 रुपए बाहर देना पड़ रहा है। कानगो साहब, उनको जॉइंटिस का टेस्ट बाहर कराना पड़ा, आंखों के टेस्ट बाहर कराना पड़ा। मैं यहाँ ये जरूर कहूंगा, इसके पीछे खेल ये है कि पोर्टल में जो दिखाया जाता है, सप्लायर जब सप्लाई कर देता है, तो यदि सप्लायर का पोर्टल में सप्लाई नहीं दिखाएंगे तो उसके ऊपर, सप्लायर के ऊपर पेनाल्टी लगती है, और पेनाल्टी लगे तो एक समय ऐसा भी आता है कि उसको ब्लैक लिस्ट कर देते। तो ये सिर्फ मिली भगत के कारण हो रहा है। इसलिए इस पे सरकार से मांग है कि इस पे अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि ये जनता के ऊपर सीधा सीधा प्रहार है, गरीब जनता के ऊपर। मैं भारतीय जनता पार्टी की यहाँ मध्य प्रदेश में सरकार है, कल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आज भाजपा की सरकार, कल और किसी की सरकार आएगी, पर जनता को जो मूलभूत सुविधा है
दवाई जो मिलना चाहिए निःशुल्क, जब आपने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत सारी दवाइयां मुफ्त में हम देंगे, तो ये भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए। मैं यहाँ पे इस प्रमुख हमारे टीवी चैनल के माध्यम से सरकार के आला अफसरों को, नेताओं से मांग करता हूं कि इस पर अविलंब कार्रवाई की जाए और जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये मैं इस चैनल के माध्यम से मांग कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल सही है मालवीय जी आपका कहना। साकेत जी, आप सुन पा रहे थे मालवीय जी को? हाँ, अभी मेरी आवाज आई है जी। पहले तो पाया था मैं, इसलिए पूरा सुन नहीं पाया मैं। आपका क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर? आप जो सुन पाए हैं, उन्होंने इतनी बात की है कि जो पोर्टल पे दवाएं दर्शाई गई हैं उनकी संख्या में और काउंटर पे जो मिल रही दवाएं उनकी संख्या में बहुत बड़ा अंतर है। आम जनता परेशान है, उनको उतनी दवाइयां नहीं मिल पा रही है जितनी दवाइयां उनको मिलना चाहिए। जी जी, अभी एक प्रमुख अखबार पत्र में छापा है कि कुछ दवाइयां पोर्टल पे शो नहीं हो रही। तो मेरा ऐसा कहना है कि दवाइयां शो नहीं हो रही हैं, परंतु मरीजों को तो मिल रही हैं। किसी कर्मचारी की गलती के कारण, कोई तकलीफ के कारण, कोई उसकी लापरवाही के कारण वो चढ़ा नहीं पाया होगा, परंतु मैं समझता हूं कि मिल जरूर रही है सबको, क्योंकि हो सकता है कि अगर नहीं मिल रही होती तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता। ऐसी कोई परिस्थिति डेवलप नहीं हुई है, दवाइयां मिल रही हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो औषधि केंद्र है, ये सरकार 5 साल पहले ही सरकार ने चालू किया है, बहुत अच्छी स्थिति में चल रहा है। कंप्लीट फ्री दवाएं हम लोग दे रहे हैं। कुछ एक विषम परिस्थितियां, कुछ अपवाद केस आते हैं, तो अपवाद केस प्रचलन नहीं है, वो ट्रेंड नहीं है। ये बात सही है, वो भी नहीं आना चाहिए, अपलोड भी होना चाहिए। हम पारदर्शी व्यवस्था से सरकार चला रहे हैं। एक एक चीज हम दिग्विजय सिंह के टाइम तो कुछ मालूम पड़ता ही नहीं था, केवल एलपी लोकल परचेस चलता था। हमने अपलोड की, जेनरिक दवाएं दी, महंगी दवाएं से बचाया जनता, सारी दवाएं दी। और कोविड काल में तो लोग यहाँ तक कहते हैं बाजार से नहीं ले रहे थे, लोग यहीं से ले रहे थे। फिर भी मैं मानता हूं कि हमने इस पे बहुत काम करने की जरूरत है। बहुत जगह तकलीफ है, अभी स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत काम करने की बहुत गुंजाइश है और बहुत तकलीफ भी है। वहाँ का स्टाफ भी बहुत कुछ ठीक करना चाहिए। विश्वास सारंग जी वहाँ के चिकित्सा मंत्री है, बहुत ठीक भी कर रहे हैं, सख्ती कर रहे हैं, नकेल कर रहे हैं। पर नकेल की भी एक, क्योंकि वो मामला ऐसा है जो सेवा में जुड़ा रहता है, लाखों लाख लोगों की जान भी बचाता है, इसलिए कहीं ना कहीं उनको भी तरफ भी देखना पड़ता है। परंतु मैं समझता हूँ यदि कोई गलती करता है तो स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी हालत में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनको निश्चित रूप से जांच होगी और जांच में अगर दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई बहुत सख्त होगी। बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि हमारी नीयत ठीक है। बात महत्वपूर्ण है सरकारों की नीयत की। हमारा सरकार का प्रत्येक अंग, संगठन का प्रत्येक अंग हमेशा जनता की सेवा के लिए एक क्षण क्षण के लिए तत्पर रहता है। हम हमारा पूरा सर्वोत्तम देने का प्रयास करते हैं। कुछ जो 60 साल में ढर्रा बिगड़ा हुआ था उसको ठीक करने में भी बहुत टाइम लगता है। तो व्यवस्था ऐसी है कि स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टर कुछ भी थोड़ा सा भी सख्ती कर दो तो हड़ताल कर देते हैं। हड़ताल करने के बाद परिस्थितियां और खराब होती है, फिर कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति भी ना आए, ऐसा मेरा कहना है। कहीं ना कहीं व्यवस्था उनको उनके मिल के, उनको मान सम्मान से, उनका इज्जत बढ़ा के उनको वही ले सकते हैं किसी को, क्योंकि वो स्थिति ऐसी है कि वो सुपर स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, उसमें सामान्य आदमी को नहीं लगाया जा सकता। जो काम वो कर सकते हैं वो वही करेंगे, इसलिए उनसे ही काम लेना है। हो सकता है उनमें कुछ कमियां होंगी तो हम लोग उनका व्यवहार से, अपने व्यवहार से, हमारी शक्ति से, उनसे हाथ जोड़ के भी उनसे काम कराना हम लोग करवा रहे हैं, काम कर भी रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति परिस्थिति इस समय डेवलप हुई है। सरकार ने कई शासन की योजनाएं बनाई है, बड़ी प्रधानमंत्री वाली योजना है, आयुष्मान योजना है जिसमें 5 लाख तक का बीमा कोई ने सोचा भी नहीं था। पूरे विश्व की सबसे बड़ी यदि कोई पॉलिसी चल रही है तो आयुष्मान है। उसमें गरीब आदमी की चिंता हुई है, गरीब आदमी का काम हुआ है। पूरी दवाएं फ्री, पूरा इलाज फ्री है 5 लाख तक का। मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने स्वेच्छा अनुदान से भी कई लोगों का सहयोग करते हैं। चेन्नई एक्सप्रेस, कभी सोचा था आपने? मृत्यु दर, बच्चों की मृत्यु दर बहुत कम हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत अमूल चूल काम हुआ है। परंतु मैं फिर मानता हूं कि बहुत करने की जरूरत है, बहुत करने की जरूरत है। ढर्रा बहुत बिगड़ रहा हुआ है, मैं भी ये मानता हूं बिगड़ा हुआ है, पर बहुत ठीक कर रहे हैं हम लोग। अभी कल राजगढ़ जिला मुख्यालय पे 2 बच्चों की मृत्यु हो गई, छोटे नवजात बच्चों की मृत्यु हो गई, वो जा नहीं पाए। मैं उस घटना को भी दुखद मानता हूं। मैं
ये कहता हूं कि निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए और सब दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए और हम करेंगे ये सारी कार्रवाई। परंतु फिर भी मैं कहता हूं कि आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। आज सारी जनता, सारा प्रदेश सरकारी अस्पतालों की तरफ देख रहा है, सरकारी अस्पताल पर विश्वास कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि सरकारी अस्पतालों में लोग जाने लगे। पहले जाते ही थे साहब, पहले जाते ही थे, अब प्राइवेट में नहीं जा रहे हैं लोग, सरकारी में। देखा है कोविड काल में लोग सरकारी में आना चाह रहे थे। सरकारी अस्पताल मैं कह रहा हूँ कि बहुत काम सरकारी अस्पताल में साकेत जी लोग जा रहे हैं, लेकिन जो उनको जांच और दवाइयां जो है वो बाहर से परचेज करना पड़ रही है। बात यहाँ पर ये हो रही है, तो ये सरकारी अस्पताल की कहीं ना कहीं कमी सरकार की तो नजर आ रही है इसमें। नहीं, वो मैं मानता हूँ कोई गड़बड़ हुई होगी तो कार्रवाई होगी। क्यों बाहर से लेना चाहिए? जब सरकार की नीयत ठीक है, सरकार दवाइयां उपलब्ध करा रही है, टेंडर हो चुके हैं, वेंडर लोग दवाएं दे रहा है, तो फिर कोई कर्मचारी, कोई भी अधिकारी क्यों उसको नहीं दे रहा है? गलत बात है उसकी। बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। मैं कहता हूँ प्रभुराम चौधरी जी बहुत सुलझे हुए नेता है, स्वयं भी डॉक्टर है, वो अच्छे से उसको हैंडल करेंगे और दोषी के ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य अधिकारी का बड़ा बयान भी आया है कि हम लोग कोई पोर्टल पर नहीं चढ़ी है, जरूर चढ़ेगी और जल्दी से दवाएं मिलेगी भी सही। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं सुनील दत्त तिवारी जी के पास आना चाह रहा हूँ। वरिष्ठ पत्रकार हैं और हर चीज पर नजर रखते हैं, हर चीज की पकड़ उनके पास है। आपने तिवारी जी दोनों माननीय सज्जनों की बात सुनी है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा है। आप क्या कहना चाहेंगे कि इन दोनों की बातों के हिसाब से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? सरकार की कहीं कमी है या नीचे के स्टाफ की किसी की कमी है, क्या लग रहा है? कानून साहब, एक्चुअली इस पूरे मामले में सरकार की कहीं कोई कमी नहीं दिखाई देती मुझे, क्योंकि अभी सरकार की प्राथमिकता कोरोना है। और जैसा कि आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, पिछले 1.5 वर्षों से कोई भी सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसने प्राथमिकता के आधार पर कोरोना को रखा है। ये जब कोरोना बहुत पीक पे था तो आपने देखा होगा बाकी सारे ओपीडीज बंद कर दिए गए थे जी। तो अभी भी बहुत ज़्यादा स्थिति अंडर कंट्रोल है, आप कह सकते हैं, मगर तीसरी लहर की जो आने की आशंका है उसकी भरपाई सरकार कर रही है। बहुत ज़्यादा पैसा किसी भी सरकार के पास नहीं, केंद्र के पास भी नहीं और राज्य के पास भी नहीं। तो जो दवाइयों को खरीदने का जो की प्रक्रिया है उस पर अभी कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है। और चूँकि सारी व्यवस्था अर्थ से जूझ रही है, लिहाजा बिल्कुल आधी सच बात मालवीय जी ने कही, आधी सच बात शर्मा जी ने कही। विषय यही है कि सिर्फ आप ये भोपाल की बात कर रहे हैं, 7 हॉस्पिटल की, पूरे मध्य प्रदेश में जाके तो देखिए, ये आप तो राजधानी की बात कर रहे हैं जहां पर सबकी नज़र रहती है, बावजूद उसके पूरे प्रदेश की स्थिति और भी भयावह है। यदि किसी को बुखार आ जाए तो उसको गोलियां भी हॉस्पिटल में नहीं मिल रही हैं, क्योंकि अभी कोरोना की टेस्टिंग किट से लेकर बहुत सारी चीज़ों पर सरकार काम कर रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि चूँकि बारिश का मौसम है और बहुत सारे उल्टी दस्त की बीमारियाँ आएंगी, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ आती जो सीजनल होती हैं, उसको रोकने के लिए जो प्रमुख लोग बैठे हैं स्वास्थ्य विभाग अमले में, उनको ध्यान देना चाहिए। और ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो ई पोर्टल पर दवाइयाँ लिखी हुई हैं वो वहाँ पर मरीजों को मिलें। और चूँकि ये सारी दवाइयाँ जेनरिक होती हैं कानून साहब, ये कोई ब्रांडेड नहीं होती, तो बहुत कम कीमत होती है और अस्पतालों में तो निःशुल्क मिलती हैं। जन औषधि केंद्रों में जेनरिक दवाइयों कुछ नॉमिनल पैसे लिए जाते हैं। तो मेरा ऐसा मत है कि अभी सरकार की प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य कितना है ये हम सब ने देखा पिछले साल से लेकर अभी तक। जितनी रिपोर्टिंग हुई कि कोई भी सरकार हो, किसी एक सरकार पर दोषारोपण करना ठीक नहीं होगा। स्वास्थ्य को प्राथमिकता हमने कभी माना ही नहीं, हमने अस्पतालों की व्यवस्थाओं को कभी सुधारा ही नहीं। वजह यही थी कि आज भी हम अस्पतालें तो खड़ी कर देते हैं, बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं, मगर उसमें सुविधाएं न के बराबर होती नहीं होती। शिलापट्टिका लिखी होती है, अनावरण कर दिया गया और हम उसको अपनी एक उपलब्धि मान लेते हैं कि हमने एक स्वास्थ्य केंद्र खोल लिया, मगर स्वास्थ्य केंद्र के अंदर व्यवस्थाएं कितनी हैं, सुविधाएं कितनी हैं, उस पर ध्यान देने की ज़्यादा जरूरत है। बिल्कुल, सुविधाओं की आवश्यकता है, बिल्डिंग की आवश्यकता नहीं है। और सरकार का ध्यान जो है अभी कोरोना पर रहा है, इसलिए ये दवाएं नहीं मिल पा रही। और दूर दराज के जो अस्पताल हैं, जिनको लगभग ग्रामीण क्षेत्र का हम अस्पताल कहेंगे, वहाँ पर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं के बराबर हैं। क्योंकि जब राजधानी के ये हाल है तो नीचे के छोटे अस्पतालों में, छोटे जगह के अस्पतालों में क्या हाल होता होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है।
मालवीय जी, मैं फिर से आपके पास आना चाह रहा हूँ कि ये जो स्थिति है ये भोपाल की है, राजधानी की है, नीचे भी ऐसी स्थिति की हम कल्पना कर सकते हैं, तो इसमें अपन क्या सुझाव देना चाहेंगे जिससे कि ये स्थिति सुधरे? आदरणीय कानूनगो साहब, मेरी इसमें जो मेरी व्यक्तिगत राय है, पार्टी से अलग हटके मेरी राय है कि हर अस्पताल में एक निगरानी कमेटी पहले हुआ करती थी, जो कि आजकल उसको बंद कर दिया है। निगरानी कमेटी में वहां के अस्पताल के प्रमुख सुप्रिटेंडेंट हो या जो प्रभारी हो वो रहे, एक वरिष्ठ डॉक्टर जिसको पूरा नॉलेज हो किसी अस्पताल के उस कमेटी में रहे, 2 जनप्रतिनिधि रहे, एक पत्रकार महोदय रहे, एक जन सामान्य विशिष्ट जन जिसकी समाज में बहुत अच्छी उस क्षेत्र में, जैसे जेपी अस्पताल है तो जेपी अस्पताल के आसपास जिस व्यक्ति की अच्छी छवि है, निष्पक्ष छवि है, पार्टी से अलग हटके छवि, ऐसे व्यक्ति को उसमें रखा है। 5-7 लोगों की कमेटी, निगरानी कमेटी बना दी जाए और उस कमेटी को एक टारगेट दे दिया जाए कि यदि 3 महीने में यदि यह व्यवस्था नहीं सुधरी तो कमेटी को भंग करके प्रभारी महोदय के ऊपर कार्रवाई की जाए, ऐसी सुनिश्चितता की जाए। और ये संभव है, सरकार चाहे तो सब चीज संभव कर सकती है। और सरकार दृढ़ संकल्प, यदि जनता का वास्तव में गरीब लोगों के भला करना है, मरीजों के ऊपर दया करना है, मरीजों के ऊपर डॉक्टर और मरीज और सत्ता प्रशासन के बीच में यदि समन्वय बिठाना है तो निगरानी समिति, उसमें कोई भी जो अच्छे मेरा और अपना नहीं, उसमें ऐसे लोगों को रखा जाए जिनको वास्तव में जनता से सहानुभूति हो और जो अच्छा काम करे। और हर अस्पताल हमीदिया की हो, काटजू की हो, बैरागढ़ की हो, आप सुल्तानिया की हो, कोलार की हो, गांधीनगर की हो, और पूरे प्रदेश की, मैं तो पूरे प्रदेश के लिए बात कर रहा हूं कि वहां निगरानी समिति का गठन करके और उनको जिम्मेदारी तय की जाए कि 3 महीने के अंदर आप रिपोर्ट दीजिए कहाँ कहाँ कमी हो रही, और प्रभारी महोदय को पूरा फुल फ्लेज उनको फ्री हैंड कर दीजिए कि नहीं भाई, आप यदि कभी कोई कमी होगी तो आप इसके दोषी रहोगे, ये कमेटी नहीं। कमेटी के लोग तो आपको सुझाव दे सकते हैं, करना तो आपको है। तो मेरा सरकार पर सच्चाई, आदरणीय तिवारी साहब ने जो सच्चाई कही कि बिल्डिंग तो बड़ी बड़ी बना दी जाती है और सारी सुविधाएं उसमें अच्छे बढ़िया बढ़िया कमरे, मशीनें और अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे टेक्नीशियन, वार्ड बॉय और टेक्नोक्रेट, सब तरह के लोग हैं। पर यदि उनका वास्तव में उनको मरीजों के प्रति वो जवाबदेह नहीं है तो वो ऐसी बिल्डिंगों का, ऐसे अस्पतालों का होना सरकार के ऊपर केवल वजन, जैसे 250 करोड़ हमीदिया अस्पताल का 250 करोड़ का सालाना बजट होने के बावजूद भी एक 5 रुपए की दवाई के लिए मरीज बाहर भटक रहा हो, 50 रुपए की दवाई के लिए, ये कहीं ना कहीं इसमें सत्ता पक्ष दोषी है और सत्ता पक्ष को उस पर ध्यान देना चाहिए। हम विपक्ष के होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है और सत्ता पक्ष का धर्म है कि यदि विपक्ष कुछ कहता है तो उस पर कार्रवाई करे और सच्चाई की जांच करके उप दोषियों पर कार्रवाई करे। और जो अच्छे डॉक्टर हैं, टेक्नीशियन है और स्टोर कीपर, सारे स्टोर कीपर भी बेईमान नहीं होते, सारे डॉक्टर बेईमान नहीं होते, टेक्नीशियन अच्छे अच्छे बहुत मेहनती जिन्होंने कोरोना में इतना बढ़िया काम किया, नर्सेज, डॉक्टर, उनकी पीपी थपथपाना हमारा धर्म बनता है। पर भ्रष्ट लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय हमारे चिकित्सा मंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री और सत्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग करता हूँ। बिल्कुल सही सुझाया आपने कि एक निगरानी समिति बनना चाहिए ताकि वो इन चीजों की निगरानी कर सके और सरकार को रिपोर्ट दे सके। साकेत जी, क्या कहना है आपका, जिनकी राय जो इन्होंने बताई है, जो सुझाव दिया है, आपको कैसा लग रहा है? मालवीय साहब ने कहा ये बात सही है, पहले समितियां हुआ करती थी, सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। निश्चित रूप से मुझे अभी कई बार मैं मीडिया रिपोर्ट पर देखता हूँ कि जल्द ही रोगी कल्याण समिति या अन्य समितियां बनेगी, और ना भी बने तो भी जनप्रतिनिधि, विधायक जी, सांसद जी, नगर अध्यक्ष जी, अधिकारीगण
वहां जाकर निरीक्षण लगातार करते भी हैं, वो करना भी चाहिए, उनका नैतिक धर्म में बनता है। निश्चित रूप से मैं कहता हूँ म्यूजिक बनेगी और कोई समस्या कहीं कुछ नहीं है, वो यदि कुछ है तो उसको ठीक किया जाएगा। सर हमारी नीयत ठीक है, महत्वपूर्ण बात यह कि हमारी नीयत ठीक है, हमारी मेहनत ठीक है, हम दोनों ठीक तरह से काम कर रहे हैं। कमियां हैं, बहुत कमियां हैं, वो ठीक होंगी, हो भी रही हैं। कुछ तात्कालिक कमियां आती हैं, कुछ तात्कालिक समस्याएं भी आती हैं, वो कोई ट्रेंड नहीं, वो हमेशा होने वाला क्रियाकल्प नहीं है, कभी भी वो भी नहीं होना चाहिए। कोई घटनाक्रम यदि ऐसा हो जाता है तो वो नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम इसमें हो रहा है और भी बहुत गुंजाइश से काम करने के लिए मैं सभी समाज बंधुओं से भी आग्रह करता हूँ कि वो भी अपनी सोशल मॉनिटरिंग करें। तो क्या हर्ज है यदि वो जाके खड़े हुए, यदि जो इस समय का समय दे सकते हैं वो जाके यदि खड़े हो जाएंगे, हॉस्पिटल में गलत काम नहीं होने देंगे। ऐसा मेरा स्वयं भी मेरा मानना है कि सरकार सब जनता के लिए है, यदि जनता खुद भी जाके वहाँ अपनी मॉनिटरिंग करेगी तो क्या हर्ज, करना चाहिए, जाना चाहिए। सोशल मॉनिटरिंग से तो हर आदमी डरता था, सोशल इज्जत सब आदमी डरता है। आप जाओगे तो निश्चित रूप से वहाँ हर काम सरकार पर ढोलना भी ठीक नहीं है। सरकार की कई मजबूरियां होती है, कई प्राथमिकता होती है। अभी कोरोना काल, जैसा तिवारी जी ने बताया कि अभी कोरोना काल बहुत प्राथमिकता है, तीसरी लहर आने की संभावना है, वहाँ भी काम देखता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी ना हो, जान चली जाए, 5 रुपए की दवा मिलना चाहिए उसको। यदि 5 रुपए की दवा बाजार से ले लेगा कम से कम जान तो बचेगी ना उसकी। मेरा कहना है ये कोई मेरा एक्सक्यूज नहीं है। कोई जनता को यदि सुविधा सरकार दे रही है तो अधिकारियों को, कर्मचारियों को सुविधा देना चाहिए, क्योंकि आपकी गलती के कारण सरकार को कहीं ना कहीं आलोचना सहनी पड़ती है, जबकि सरकार की नीयत में और उनके काम में, उनकी उसमें कोई गलती नहीं। बिल्कुल सही साकेत जी, अभी तिवारी साहब की कमी है। मैं आखिरी राय तिवारी जी का आखिरी मत मैं लेना चाहता हूँ। बिल्कुल, आपका समय बहुत कम है, बहुत समय कम है, इसलिए मैं मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस समय मध्य प्रदेश में जो दवा माफिया है बहुत मजबूत है और उस दवा माफिया के इशारे पर सरकारें चल रही हैं, ये चाहे कोई भी सरकार हो। एक छोटा सा वाकया बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा जिले का और व्यक्ति का नाम नहीं बताऊंगा। उस व्यक्ति को सीएमएचओ के तौर पर स्वास्थ्य मंत्री नहीं ले जाना चाह रहे थे जी, मगर वो दवा माफिया ने उसने इतना प्रेशर बनाया कि संभागीय मुख्यालय पे सीएमएचओ बने आज, और आज भी वो काम कर रहे हैं। तो ये कहना बेमानी होगा कि सरकारें सब कुछ करती हैं, तय दवा माफिया भी करते हैं, और वही वजह है कि जिस ड्रग की ज़्यादा जरूरत है वही सप्लाई अभी भी पोर्टल पे दिखाई जा रही है। जी, ठीक कहा आपने तिवारी जी। और आज जो है हमने दवाइयाँ जो हैं वो मरीजों को पूरी तरह से मिले, जो दर्शाई गई संख्या है वो मिले, बाकी सुविधाएं अस्पतालों से मिले, इस विषय पर हमने चर्चा की, अपने सुझाव रखे। सरकार इससे निश्चित रूप से लाभान्वित हो सकती है यदि इसको ध्यान से सुना जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। तो मैं वरिष्ठ पत्रकार तिवारी जी का, महेश मालवीय जी का, साकेत शर्मा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। और जो पब्लिक एजेंडा में आज हमने ये विषय उठाया है, अब निश्चित रूप से सरकार इसमें कहीं ना कहीं कोई न कोई सुधार करने की कोशिश करेगी और दवाएं अस्पतालों में लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो इस योजना के पात्र हैं, उनको दवाइयाँ मिलती रहेंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। इसी के साथ पब्लिक एजेंडा कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ के शेष कार्यक्रम। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।